जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है देखने वाले हैं यूपीएसआई एग्जाम के लिए साथियों ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को जो कि साथियों आपके 14 मार्च के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट और संभावित प्रश्न हैं। तो साथियों आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आज का ये क्लास जो है आपके 14 मार्च के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी प्रश्न चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके यूपीएसआई के एग्जाम में साथियों हर एक बार देखने को मिलता है। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सिंधु स्थल है। चलिए बताएंगे। ये सभी प्रश्न चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है इस बार 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सिंधु स्थल है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे आपके कौन है, तो रोपर हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पानीपत का जो पहला युद्ध है ये किसने जीता था। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है ये किसने जीता था, तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर जीते हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। बताइए, तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ जो है सबसे पहले किसने किया। तो याद रखेंगे साथियों कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जो है ना किसे दिया जाता है। तो भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का जो श्रेय है यह किसे दिए जाते हैं, तो यह दिए जाते हैं आप सभी लोग का किसे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब घोर के मोहम्मद को बताएंगे। ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहां पे है, और क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद गजनी के गुजरात अभियान के समय चोल पर कौन राज्य कर रहा था। चलिए बताइए कि मोहम्मद गजनी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पर कौन राज्य कर रहा था। तो याद रख लीजिएगा उस समय कर रहे थे राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजेंद्र प्रथम। आगे देखिए क्वेश्चन यहां पे है आपका, और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की। तो निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी। तो याद रख लीजिएगा यहां पे विग्रह राज किए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, विग्रह राज किए थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवध के नवाब की प्रथम राजधानी थी। चलिए आंसर लगाइए कि निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। तो याद रख लीजिएगा यहां पे हो जाएंगे फर्रुखाबाद। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। सॉरी साथियों, फर्रुखाबाद नहीं होगा, लखनऊ होगा। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब कीजिएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न दिया गया है कि अहमद शाह ने 1748 में शपथ रंजक को किस पद पर नियुक्त किया था। तो अहमद शाह ने 1748 में शपथ रंजक को किस पद पर नियुक्त किया। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, साम्राज्य के वजीर के पद पर। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहां पे है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चलिए बताएंगे। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी यह श्रीरंगपट्टनम में थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा प्रश्न है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार जो है ना पार करती है। चलिए आंसर लगाइएगा
कि कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो यहाँ पे साथियों आपके कांगो नदी है। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब कांगो नदी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन डी कीजिएगा 14 सदस्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया। चलिए बताइए, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया, तो ये प्रस्तावित किए कमजोर केंद्र शासित संघात्मक सरकार को। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो याद रख लीजिएगा नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है नीलगिरी पहाड़ी पर। आगे देखिए क्वेश्चन है कि निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य जो है ना लेह अवस्थित है? चलिए आंसर लगाएंगे कि निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है? तो याद रख लीजिएगा ये जास्कर तथा लद्दाख के मध्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है जास्कर तथा लद्दाख होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो याद रख लीजिएगा ये होते हैं आपके 21 जून को। ऑप्शन सी सही जवाब है 21 जून को। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, तो ये दिन होते हैं आपके विषुवत रेखा पे। ऑप्शन डी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती है। चलिए बताएंगे कि कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती है। तो कर्क तथा मकर जो है ये दोनों रेखाएं गुजरते हैं आपके अफ्रीका से। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब अफ्रीका से होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है आप सभी लोगों का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आंकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आंकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया है? तो ये तेंदुलकर समिति हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस पंचवर्षीय योजना ने ज्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया है? तो किस पंचवर्षीय योजना ने ज्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया है? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास दर की अपेक्षा ऊंची विकास दर प्राप्त हुई? चलिए आंसर लगाइए, और आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास दर की अपेक्षा ऊंची विकास दर प्राप्त हुई? तो याद रख लीजिएगा ये हुए थे 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 8वीं पंचवर्षीय योजना होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। चलिए बताइए, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि डैश हो। चलिए बताइए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का जो मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह क्या है, तो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है ना किसको यहाँ पे संबोधित करके देते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, उपराष्ट्रपति को देते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले जो है उनको 14 दिन पहले क्या हो तो नोटिस देना पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 14 दिन पहले उनको बताना होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो यदि राष्ट्रपति की मृत्यु अचानक हो जाए या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की जब स्थिति आता है तो उस समय राष्ट्रपति की जो जगह होती है, जो सीट होती है, उस पर आपके उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को जो है कब भंग कर सकते हैं। चलिए बताइए, तो राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली यहाँ पे जलडमरू मध्य है। चलिए बताइए, तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलडमरू मध्य कौन सी है। तो यहाँ पे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें निम्नलिखित के लिए आयोजित की जाती। तो संसद के दोनों सदनों की जो बैठकें हैं ये निम्नलिखित के लिए आयोजित की जाती है। तो ये आयोजित किए जाते हैं ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर क्या है दोनों सदन जो है ना असहमत हो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप सही जवाब करेंगे। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी। तो उस समय यह अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या है तो उस पे सहमति दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य होते हैं ये दूसरे वर्ष के बाद क्या होते हैं तो ये सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, दूसरे वर्ष के बाद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव नियुक्त होने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि यहाँ मिसलिस प्रणाली का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे मिसलिस प्रणाली का उदाहरण कौन सा है तो साबुन और जल जो है ये मिसलिस प्रणाली का उदाहरण है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं तो इसको रुपायक कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, रुपायक कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुना शासक मिहिर कुल को हराया था। तो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुना शासक मिहिर कुल को हराया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे यशोधर्मन। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।